हेलो, मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मैं 2004 से जून 2011 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा चुका हूं। आज मैं सॉल्व कराऊंगा ज्योग्राफी का दिसंबर 2011 का पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए यूजीसी का ओरिजिनल पेपर है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये विभिन्न राज्यों में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। नेट जेआरएफ के लिए तो रामबाण है ही। ठीक है, तो इसको मेरी सलाह ये रहेगी, आप इसको एक बार देखने के बाद कुछ समय बाद दोबारा तुरंत देखें, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से उसका आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि ढाल पतन मॉडल प्रस्तावक थे। ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे, तो डब्ल्यू पेंक महोदय ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, नजका प्लेट। नजका प्लेट स्थित है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में। दोनों दिया है। देखिए दक्षिण अमेरिका तो आपको ध्यान में रखना ही है, और ये जो नजका प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है नजका प्लेट। ये क्वेश्चन को दोहराया भी गया है बाद में आगे आने वाले पेपर में। मैं साल आगे भी कराता रहूँगा, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सारे प्लेट को आप रट डालिए जो है कि उसकी स्थिति क्या है। बार बार देखने से याद हो जाएगा, रटने की क्या आवश्यकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकराखंड ब्लॉक कहलाता है। दो सामान्य भ्रंश के बीच उत्थित सकराखंड ब्लॉक कहलाता है। उत्तरी सकराखंड ब्लॉक कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रेबेन कहलाता है कि हॉस्ट कहलाता है, या एकनताज या मोनोक्लाइन कहलाता है, या अपनति कहलाता है। तो सकराखंड जो होता है, दो समान भ्रंशों के बीच उठा हुआ जो भाग होता है, जो उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, उठा हुआ भाग, इसे हॉस्ट कहते हैं या हॉस्ट कहते हैं। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको सुमेलित करना है। असलाकृति है, एजेंट है, यानी तीक्ष्ण कटक या अरेत जिसे कहते हैं। देखिए तीक्ष्ण कटक या अरेत जो है हिमानी द्वारा अपर्दित असलाकृति है, तो इसका ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और पोलजे जो है, पोलजे भौम जल से है, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। यारडंग पवन से संबंधित है, पवन द्वारा अपर्दित स्थलाकृति है। और गार्ज नदी द्वारा, यानी बहता हुआ जल। तो आप मिला लीजिए, ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा ए में है, एक ही में है, इसका मतलब ए सही आंसर हो जाएगा इसका। बी का तीसरा पोलजे भौम जल, यारडंग पवन और गार्ज बहता हुआ जल, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन दिया है, गोलाभ अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। बिल्कुल सही है, गोलाभ अपक्षय जो होता है रासायनिक अपक्षय के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते, कारण क्या दिया। गोलाभ अपक्षय तब होता है जब सेलों के जोड़ों में
जब जल सैलों को जोड़ों में प्रवेश करता है और जल प्रवेश करता है और सैल संयोजी पदार्थ को घोलता है। तो घोलाव अपचय कब होता है? जब जल सैलों को जोड़ों में प्रवेश करता है और सैल संयोजी पदार्थ को घोल देता है या घोलता है। तो बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन ये भी है। देखिए कथन दिया है, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही है, जो मध्य अटलांटिक कटक के सहारे द्वीप हैं ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित है। कथन सही है। आगे देखें, अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है। समुद्र तल, जो अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण है वो भूकंपों का मुख्य कारण है। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। और चूंकि ज्वालामुखी भूकंप आपस में संबंधित भी हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, जो भूकंप वाली पेटी वो ज्वालामुखी वाली पेटी भी इस तरह से मिश्रित पेटी है। तो कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश मीडियम वाले इसको 5 करके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है। विषुवत रेखा की स्थिति आप जानते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। और अब यहाँ पूछा है तापीय विषुवत रेखा, तो देखिए जो 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है। और क्योंकि यहाँ 0 डिग्री की बात किया है, तापीय विषुवत रेखा की बात किया है, तो ये जो तापीय विषुवत रेखा है यहाँ पे आपका 5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर इस सही हो जाएगा। देखिए 5 डिग्री दक्षिण भी दिया है, दक्षिण क्यों नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण में जो है जल की अधिकता है, इसलिए जो है तापीय विषुवत रेखा स्थल की अधिकता होने के कारण उत्तर में होती है, वो भी 5 डिग्री उत्तर में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है, तापीय संकुचन सिद्धांत है देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना है, ओजोन छेड़ता संकल्पना है, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना है। तो देखिए ज्वालामुखी धूल परिकल्पना जो है, इससे ग्लोबल कूलिंग की बात आती है, क्योंकि ज्वालामुखी धूल बहुत ज़्यादा वायुमंडल में फैल जाएगी, उसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है रिफ्लेक्ट होके अंतरिक्ष में चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा, ग्लोबल कूलिंग की बात आ जाएगी। तो ये हिमयुग परिकल्पना से संबंधित है, तो नहीं है पूछा है, तो यह है ओजोन छीड़ता परिकल्पना। ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से सारी किरणें जो है पृथ्वी पर, अब खतरनाक किरणें भी आएंगी और अधिक से अधिक तापमान पृथ्वी का बढ़ता जाएगा। तो ये भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की परिकल्पना तो है ही, एकदम फेमस है। तो इसमें बचता है तापीय संकुलन सिद्धांत जेफ्रीज का। तो इसका सही आंसर हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है, तो तापीय संकुचन सिद्धांत हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर ए होना चाहिए। ओजोन छिड़ता भी है थोड़ा से उसको, लेकिन लिया जा सकता है उसमें। इसका सही आंसर ए होना चाहिए। चलिए 9 ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन दिया है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता जाता है, तो बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो वायु दाब घटता जाता है, कथन सही है। आगे, ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। ऊपरी वायुमंडल में, अब देखिए
यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। ये ऊपरी वायुमंडल में केवल कह दिया है। तो ऊपरी वायुमंडल को क्या समझेंगे आप? जैसे रहता है एक क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। ठीक है, तो ऊपरी मंडल को थर्मोस्फियर आप कह देंगे, ऊपरी वायुमंडल को। तो ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में तापमान इसकी अपेक्षा जो है कम तो नहीं होता है। अगर ये यहाँ पे क्षोभ मंडल लिखा कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम होता, तो कारण भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम नहीं होता निचले वायुमंडल की अपेक्षा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, भले से उसे महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन तापमान डिग्री सेल्सियस में काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होते हैं, अक्सर समाचार पत्रों में आप पढ़ते आए हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होता ही है। अगला है कि एल नीनो के घटित होने पर पेरू के तट के उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित होते हैं। पेरू के तट के उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित होते हैं। अगर उच्च वायुदाब पेरू के तट पर निर्मित हो जाएगा तो यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में इंडियन ओशियन में निम्न वायुदाब बन जाएगा, जिससे मानसून तेज़ी से सक्रिय हो जाएगा और तेज हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है, एल नीनो घटित होने पर पेरू के तट पर उच्च वायुदाब न होकर निम्न वायुदाब होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही है परंतु आर गलत है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 10 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चूना प्रधान पंख नहीं है पूछा है। तो टेरोपाड पंख जो है ये तो चूना प्रधान पंख होता है, और डायटम पंख ये सिल्का प्रधान होता है। ग्लोबिजेरिना चूना प्रधान होता है। उपयोग में से कोई तो डायटम पंख, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कौन चूना प्रधान पंख नहीं है? तो डायटम पंख जो है सिल्का प्रधान पंख होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पारसी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? तो पारसी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसमें देखिए दिया है ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी अनुक्रम, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसको आपको चुनना है। तो पारसी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। इसका सही आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए रहेगा, ऊर्जा प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमंडलीय कार्बन सिंक किसे माना जाता है? आर्कटिक हिमखंड दिया है, सहारा मरुस्थल है, भूमध्य रेखीय वर्षा के वन है, और आर्कटिक महासागर है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले 2004-05 का जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। पुराना वीडियो अगर नहीं देखे हैं ये देखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। ये इसका सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में देखिए ध्यान रखिए कौन सही नहीं है, मतलब 3 चीज़ सही है, एक सही नहीं है, तो इसको आपको देखना है। तो कौन सा सही नहीं मरुस्थलीय बायोम में?
छोटी टेप रूट दिया है, पत्ते की परावर्तक सतह दिया है, सॉरी, अल्पायु पौधे और मोमी लेप दिया है। तो मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, मरुस्थलीय बायोम में जो वनस्पति होती है उसकी जड़ें छोटी नहीं होती हैं, उसकी जड़ें पानी की खोज में काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो छोटी टेप रूट गलत है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, विद्वान का नाम है और आपको मिलाना है। रोजर मिंसुल हैं, रिचर्ड हटसून है, पैट्रिक गिडीज हैं और नॉर्मन वियर हैं। तो रोजर मिंसुल की जो बुक है रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। ए का दूसरा एक ही में है, आपको तो आंसर मिल गया है। और रिचर्ड हटसून नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर हटसून आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, तो बी का चौथा हो जाएगा। और सी का देखिए पैट्रिक गिडीज है, ये सिटीज़ इन एवोल्यूशन हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। और अब बचा एक नॉर्बर्ट वीनर जो है, ये नॉर्बर्ट वीनर महोदय हो जाएंगे द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस बुक को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर 14 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विवेचित आइसोडोपेन किसे इंगित करता है? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, अधिकतम परिवहन लागत बिंदु, अल्पतम कच्चा माल लागत बिंदु और अधिकतम कच्चा लागत बिंदु। तो जो विवेचित आइसोडोपेन है वो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को इंगित करता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। 17 भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। तो ये कथन तो सही है। अब कारण क्या दिया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था। वही पर्यावरण निश्चयवाद तो बहुत पहले से चला आ रहा था और उपनिवेशक का दर्शन था, तो ये कहा ही जा सकता है उपनिवेशक का दर्शन था। तो ये भी सही है और ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 17 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या दिया है कि अवस्थिति परक जलवायु कारकों ने मैकिन्डर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया। कह रहा है जलवायु कारकों ने मैकिन्डर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया। तो ये बिल्कुल सही है, सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया, ये एकदम बिल्कुल सही है कथन। अब कारण की तरफ देखते हैं। अपनी आंतरस्थलीय अवस्थिति तथा तद्जन्य जलवायु की विषमताओं के कारण हार्टलैंड अस्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। स्थिति अब क्यों डाल दिया, प्रतिकूलता की स्थिति में क्यों डाल दिया? तो क्योंकि अपनी आंतरस्थलीय अवस्थिति तथा तद्जन्य जलवायु विषमताओं के कारण हार्टलैंड अस्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। तो ए सही है, आर भी सही है और उसका स्पष्टीकरण भी है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कथन और कारण के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कथन दिया है, दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। दो विश्व युद्धों के बीच, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी 1914 में हुआ था ना, 14 से 18, और 1939 से 46 हुआ था। तो दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। तो ये तो सही है कथन। आगे, इसके पीछे काम करने वाली शक्तियाँ अति मंदी के कारण आंशिक रूप से आर्थिक मध्यवर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से सामाजिक तथा परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी है। देखिए, दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि, तो ये सही है। और कारण क्या कह रहा है कि इसके पीछे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई है। कारण है इसके पीछे काम करने वाली शक्तियाँ अति मंदी के कारण आंशिक रूप से आर्थिक मध्यवर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से सामाजिक तथा परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो कारण तो सही है। अब व्याख्या करता है कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि इसके पीछे काम करने वाली शक्तियाँ अति मंदी के कारण आंशिक रूप से आर्थिक मध्यवर्ग, तो ये जो लग रहा है विकास के आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी है। एक कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए बी आंसर सही हो जाएगा। इसका व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या में, क्वेश्चन नंबर 20, माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जबकि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में घटती अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। जबकि खाद्य पदार्थ के उत्पादन में घटती अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है माल्थस का। ये माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती और खाद्यान्न जो है घटती अनुपात में बढ़ते हैं। माल्थस आशावादी थे कि मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। माल्थस निराशावादी थे। वो कहते थे कि जनसंख्या को प्रकृति नियंत्रित करेगी, मानव नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आशावादी नहीं थे। तो ये कथन ये कारण गलत हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत, इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा। सी आंसर ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि माल्थस जो है निराशावादी थे। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि जनसंख्या संकेंद्रण मुख्यतः नदी बेसिनों तथा तटीय मैदानों के प्रदेश में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जो जनसंख्या का संकेंद्रण है मुख्य रूप से नदी बेसिन और तटीय मैदानों के प्रदेश में पाया जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब देखिए कारण क्या है। जनसंख्या में संकेंद्रण मुख्यतः मिट्टी, खनिज तथा जल जैसे आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता के कारण होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो जनसंख्या में संकेंद्रण होता है वो मुख्यतः उपजाऊ मिट्टी, जो खनिज है और जल की उपलब्धता है उसी के कारण होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या करता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 21 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
कथन और कारण का है। भारत के पूर्वोत्तर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। अगर भारत की बात की जाए तो जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र है में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। तो पूर्वोत्तर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, ये कथन सही है। अब अंग्रेजी शासन की अवधि में अनेक जनजातियों का ईसाई धर्मांतरण किया गया, इसीलिए जनजातीय पहाड़ी में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 22 का ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है 23। देखिए 23 है, तो 23 है कि सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा तत्व अधिक आदर्श है। ऑप्शन ए है बाजार की निकटता, और ऑप्शन बी है कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन सी है जल संसाधन की उपलब्धता, ऑप्शन डी है परिवहन नेटवर्क। तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए जो आदर्श तत्व है बाजार से निकटता है। ठीक है, बाजार से निकटता है। हालांकि परिवहन नेटवर्क तो है, क्योंकि जब बाजार रहेगी तो परिवहन नेटवर्क रहेगा ही। ठीक है, तो परिवहन नेटवर्क न हो के इसका सही जो आंसर है, हालांकि ये दोनों सही है कि दोनों होना ही चाहिए। जब बाजार है तो परिवहन नेटवर्क होगा ही। तो इसका जो अगर ए और डी में से आपको चुनना है तो आपको चुनना ए सही होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बाजार से निकटता। सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श कौन सा तत्व अधिक आदर्श है, तो बाजार से निकटता। परिवहन भाड़ा बचेगा, आप वहाँ बाजार के निकट स्थापित कर लेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से किसने सस संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया। प्रीवियस ईयर पेपर का पुराना क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, वीवर का है, इसको याद कर लीजिए आप। वीवर महोदय ने ही सस संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये लेखक दिया है स्ट्रैबो, टॉलमी, हेरोडोटस और एराटोस्थेनीज। तो हेरोडोटस सबसे पहले हो जाएंगे, पहले नंबर पे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस देखिए ए में है और सी में है। तो फिर उसके बाद हेरोडोटस को देखिए क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, आपको पता होगा। हेरोडोटस के बाद आप इरेटोस्थनीज को रख लीजिए। हेरोडोटस के बाद इरेटोस्थनीज देखिए यहाँ इसमें है, यानी इसका सही आंसर तो ए हो जाएगा क्योंकि इसमें टालमी है। तो हेरोडोटस के बाद इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के बाद स्ट्रैबो, स्ट्रैबो के बाद टॉलमी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 25 का ए आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारत में कई जूट मिलें स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई, और कारण दिया है कच्चे माल की अत्यधिक कमी और जूट माल के लिए विदेशी मांग में भी गिरावट हुई है। तो देखिए कथन जो दिया है कि भारत में कई जूट मिलें स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई, तो बिल्कुल सही है कि जो जूट मिलें थी वो स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि स्वतंत्र जब हुआ अपना भारत देश, तो उसमें एक दिन पहले जो पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली, तो जो उत्पादन का क्षेत्र था, जूट के उत्पादन का क्षेत्र था, वो चला गया पाकिस्तान के क्षेत्र में। उस समय जो इस समय बांग्लादेश है, उधर वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, जिससे
कच्चे माल की उपलब्धता कम रही और जूट मिलें बंद हो गई। अब कारण दे रहा है तो ये कहता सही हो गया। कच्चे माल की अत्यधिक कमी और जूट माल के लिए विदेशी मांग में गिरावट हुई। तो ये कच्चे माल की अधिक कमी हुई है और विदेशी माल के लिए जूट माल के लिए विदेशी मांग में भी गिरावट हुई है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है। ठीक है, कच्चे माल की अधिक कमी और जूट माल के लिए विदेशी मांग में भी गिरावट हुई है। तो विदेशी मांग में गिरावट हुई है तो ए आर दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि ये इंग्लिश में है, आप लोग पास करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। देखें, आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आर्थिक विकास के लिए जो तृतीयक होता है, टर्शियरी सेक्टर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक खंड सेक्टर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो तृतीयक सेक्टर जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या दिया है कि कृषि उत्पादकता भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता, पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। कि जो कृषि उत्पादकता है भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। तो ये बिल्कुल सही है और ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। तो ये भी सही है, कारण भी सही है। ये जो तीनों घटक हैं वो उत्पादकता कारक के तत्व हैं। ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? तो परवर्ती सीमा दिया है, अध्यारोपित, अवशिष्ट, पूर्ववर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती सीमा का उदाहरण है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा परवर्ती सीमा का उदाहरण है। ठीक है, परवर्ती सीमा को आप लोग को इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। 29 ये है ना। देखिए दिया है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ सब्सिक्वेंट बाउंड्री। ठीक है, सब्सिक्वेंट बाउंड्री। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है वो किस नाम से जानी जाती है? सब्सिक्वेंट बाउंड्री के नाम से जानी जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं परवर्ती सीमा। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं परवर्ती सीमा, इंग्लिश में सब्सिक्वेंट बाउंड्री। ठीक है, सब्सिक्वेंट बाउंड्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का क्रोड परिक्षेपित है? तो आओ, गारो, संथाल और भील। तो कौन सी जनजाति का क्रोड जो है परिक्षेपित है? तो देखिए आओ जनजाति जो है ये नागा जनजाति की उप जनजाति है। तो आओ जनजाति का क्रोड परिक्षेपित है। पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति आओ है। ठीक है, इसका जनजाति कोड परिक्षेपित है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 30 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि निम्नलिखित धर्मों को उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहूदी धर्म था। तो यहूदी धर्म 2 में है, ए और डी में। तो फिर उसके बाद ईसाई धर्म था, हालांकि इसमें इस्लाम धर्म दे दिया है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, यहूदी धर्म, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है। इसमें इस्लाम दे दिया है, देखिए इस्लाम दे दिया है, यहाँ ईसाई है तो ईसाई हो जाएगा। पहले यहूदी धर्म, फिर ईसाई धर्म, फिर इस्लाम धर्म है और लास्ट में सिख धर्म है, जिसे गुरु नानक देव ने स्थापित किया था। तो ये आपका हो जाएगा इसका सही आंसर ए, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म,
इस्लाम धर्म और सिख धर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जनजातियाँ इसको मिलाना है। जैसे बोडो जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो बोडो जनजाति है असम की जनजाति है। बोडो जनजाति कहाँ की जनजाति? असम की है। ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा एक ही में आंसर आपको मिल गया है। और गारो जनजाति है मेघालय की जनजाति है, और बी का चौथा हो गया। और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ को ले लीजिए आप, गोंड जनजाति सी का पहला हो जाएगा। और बचा आपका संथाल, झारखंड की संथाल जनजाति हो जाएगी, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अरी नगर के सिद्धांत के प्रतिपादक है। अरी नगर के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ले कार्बूजियर है, अर्नेस्ट में है, सोविया वाईमाटा और क्लेरीबेन। तो अरी नगर के सिद्धांत के प्रतिपादक ले कार्बूजियर है। ठीक, ले कार्बूजियर, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चंडीगढ़ के बारे में पढ़े होंगे तो ले कार्बूजियर का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगर आकारकी का खंड सिद्धांत यानी सेक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? ये है नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करना। नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करना, तो ठीक लग रहा है। आगे देख लेते हैं। पारसी सिद्धांत के से विशेष रूप से संबंधित है? नहीं। मानता है कि नगर की वृद्धि के लिए बहुकेंद्र अथवा बहुनाभिक है। ये तो है, सेक्टर थ्योरी है तो बहुकेंद्र बहुनाभिक की बात करता है, दिशा परक होता है ये भी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है सेक्टर थ्योरी। ठीक है, चलिए 34 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको पास करके इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, हैरिस तथा उल्मान मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन दिया है, देखिए, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल। तो हैरिस और उल्मान का सिद्धांत है, नाभिक सिद्धांत होता है, नाभिक का सिद्धांत, बहुत सारे नाभिक केंद्र होते हैं, तो ये नगरीय भूगोल से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हैरिस तथा उल्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्षेत्रीय उत्पादन संश्लिष्ट विश्लेषण किससे संबंधित है? क्षेत्रीय उत्पादन तो भारतीय विकास का मॉडल है, ब्राजीलियन विकास का मॉडल है, कोरियन विकास का मॉडल है, रशियन विकास का मॉडल। जो क्षेत्रीय उत्पादन है संश्लिष्ट, क्षेत्रीय उत्पादन संश्लिष्ट, ये रशियन विकास का मॉडल है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय उत्पादन संश्लिष्ट रशियन विकास का मॉडल है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। इसका एक क्रोड एक उपान क्षेत्र है। किसका भाई? आकारकी प्रदेश का, बोधात्मक प्रदेश का, कार्यात्मक प्रदेश का, विशिष्ट प्रदेश का। तो इसका सही आंसर है फंक्शनल रीजन या कार्यात्मक प्रदेश का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका एक क्रोड और एक उपान क्षेत्र होता है कार्यात्मक प्रदेश का। अगला 38 देख लीजिए कि प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले देखिए बेंटन मैक्के का नाम आ गया है। तो नियोजन आधार किसने प्रस्तुत किया था? तो बेंटन मैक्के ने दिया था। फिर उसके बाद और लोगों का नाम आता है, लिबले का भी नाम आता है। तो प्रादेशिक दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? बेंटन मैक्के। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाता है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। उद्यान नगर है, उद्यान नगर जिसे शायद गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गार्डन सिटी है। नवीन नगर है और नेबरहुड है और यातायात विसंयोजन है। तो यातायात विसंयोजन तो है आपका सर कोलिन बुकानन का, सर कोलिन बुकानन का, यानी डी का जो है दूसरा हो जाएगा। डी का दूसरा इसमें है, इसमें है, इसमें 3 में डी का दूसरा है। चलिए समीप नेबरहुड है, ये क्लेरेंस पेरी का हो जाएगा, यानी सी का पहला 2 में है, यानी इसमें डी ए बी में। और देखिए एक और इसमें देखते हैं, जो
नवीन नगर है, नवीन नगर है वो शायद जो है उद्यान गार्डन सिटी, उद्यान नवीन नगर सर पैट्रिक एयरकॉम्बी का है, सर पैट्रिक एयरकॉम्बी का है शायद नवीन नगर, सर पैट्रिक एयरकॉम्बी का है, ऐसा आप लोग देख के बता सकते हैं। 2 में है नवीन नगर की संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 39 का है भाई, हार्वर्ड जो है उद्यान नगर है, ठीक है। तो हमको लगता क्या है उद्यान गार्डन सिटीज़ को इंग्लिश में देखते हैं, गार्डन सिटीज़ कॉन्सेप्ट ही है, बताता हूँ आपको। तो गार्डन सिटी, ठीक है, गार्डन सिटी है और न्यू टाउन है। तो न्यू टाउन सर पैट्रिक एबरक्रॉम्बी का ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे दिखाते हैं नवीन नगर न्यू टाउन। तो आपका यातायात विषय सर बुकानन का हो गया था, नेबरहुड समीप का क्लेरेंस पेरी का हो गया था, और नवीन नगर हो जाएगा आपका सर पैट्रिक एयरकॉम्बी का, सर पैट्रिक एयरकॉम्बी का नवीन नगर हो जाएगा, यानी बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा, और ए का तीसरा हो जाएगा, उद्यान नगर हो जाएगा एबनेजर हावर्ड का उद्यान नगर हो जाएगा, यानी गार्डन सिटी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा बी में है, और बी का चौथा है आपका नवीन नगर सर पैट्रिक एयरकॉम्बी, और सी का पहला यानी क्लेरेंस पेरी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 39 का बी। चलिए 40 देख लेते हैं। भारत में विकास केंद्र का निम्न में से सही पदानुक्रम क्या है? विकास केंद्र का पदानुक्रम पूछा है, और ये पूछा है निम्न से उच्च सही पदानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले तो होता है आपका सेवा केंद्र होता है, जो सेवा विकास केंद्र, विकास ध्रुव, सेवा केंद्र के सेवा केंद्र सी में है, तो सेवा केंद्र होता है, यानी सर्विस सेंटर होता है। फिर उसके बाद जो है विकास बिंदु हो जाएगा, ग्रोथ पॉइंट हो जाएगा, फिर उसके ग्रोथ पॉइंट के बाद विकास केंद्र हो जाएगा, ग्रोथ सेंटर हो जाएगा, फिर ग्रोथ पोल हो जाता है, ठीक है, फिर ग्रोथ पोल हो जाता है, यानी ये इसका हायरार्की बनेगा, यानी सर्विस सेंटर, ग्रोथ पॉइंट और ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सेवा केंद्र, विकास बिंदु, विकास केंद्र, विकास ध्रुव, ठीक है। चलिए 41 देख लेते हैं। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? बढ़ते से घटते क्रम की बात किया है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी देखिए ए में भी है, बी में है, दोनों में है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी को पहले फिर दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी है, क्योंकि जो है लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी नियरेस्ट है। लाल मिट्टी जो है 18% के आसपास है, और काली मिट्टी 15% के आसपास है, तो ये तीसरे स्थान पे है। फिर लेटराइट मिट्टी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, देखते हैं। वर्ष 2001 में भारत के राज्यों के घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको आप लोग 2011 का याद करिए, 2001 से मतलब नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा 2011 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस मानचित्रीय विधि का सामान्यतः उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो समोच्च रेखा, बिंदु विधि, छाया विधि, समान मानचित्र। तो इसका सही आंसर जो है छाया मानचित्र है, कोरोप्लेथ मेथड, कोरोप्लेथ मैप। तो क्योंकि मानचित्र विधि का सामान्य जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो छाया मानचित्र है या कोरोप्लेथ मैप। इसको आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टोग्राफिक मेथड इज जनरली यूज टू शो द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ देखिए कोरोप्लेथ है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के कोरोप्लेथ में सबसे बेस्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोप्लेथ, या क्या कहेंगे इसको, छाया मानचित्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, लॉरेंज वक्र किसका माप है? तो लॉरेंज वक्र असमानता का माप होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछता रहेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉरेंज वक्र किसका माप है? असमानता का माप है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। 45 है, निम्नलिखित मानचित्रों को लघु से बृहद मापनी के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो लघु से बृहद यानी छोटी मापनी से बड़ी मापनी की तरफ आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व मानचित्र दिया है, स्थलाकृतिक मानचित्र दिया है, भूखंड मानचित्र और राज्य मानचित्र। सबसे छोटा जो है लघु से बृहद की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा जो होगा मापनी वो विश्व मानचित्र का होगा, यानी 1 हो जाएगा पहले पे, फिर दूसरा हो जाएगा राज्य मानचित्र, ठीक है, यानी 1 4, फिर उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र हो जाएगा, फिर भूखंड मानचित्र। तो यहाँ पे पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंडसेट स्पार्ट उपग्रह दिया है IRS। तो लैंडसेट आप नासा से मिला लीजिए, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। स्पार्ट आप फ्रांस से मिला दीजिए, बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला। और IRS आपका भारत से और ERS यूरोप से। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। हाँ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के इन सब का उत्तर देना है। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग पढ़ के इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक व्यक्ति आर्थिक रूप से विकास को आवश्यक मानते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण है सी, इसका आंसर सही हो जाएगा, घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि की संभाव्यता। इसका आंसर सही है सी। और अगला 48 है, हाल के समय में अनेक अमेरिकी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक विकास पर्यावरणीय लागतों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक आदान प्रदान की समझ प्रदान की समझ। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विकासोन्माद किसे इंगित करता है? किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर है केवल विकास की अभिव्यक्ति को। इसका सही आंसर केवल विकास की अभिव्यक्ति बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट है, अनेक अमेरिकी राज्य पर्यटकों के आगमन का अनुमोदन करते हैं परंतु प्रवासियों का नहीं, क्योंकि पर्यटकों के आगमन से रोजगार बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है ये पेपर दिसंबर 2011 का। और इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।